हाँ, इस झंडे के ऊपर बात करता हूँ मैं। हाँ। वो निशान साहब का झंडा था जो लहराया गया वहाँ पर, उसको कितना सही मानते हैं? लाल किले के ऊपर निशान साहब का झंडा जाना। हालांकि देखिए, पगड़ी होती है सिर पे बांधी जाती है, जूते होते हैं पैरों में होते हैं, घड़ी बांधी जाती है हाथ पे, हर चीज़ की एक जगह होती है, वो वहीं अच्छी लगती है। हमारे हरियाणा के लोग देखिए सिख धर्म को इतना नहीं जानते हम, ठीक है, इसमें तो कोई नहीं है कि हम जानते नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि लाल किले के ऊपर वो झंडा क्या शोभा देता है। लेकिन फिर उनका आर्ग्यूमेंट आता है, दलील आती है कि आपका एक नेता तो बताइए, जिससे बात करें वही नेता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब मेरे साथ किसान नेता हैं जो 40 सदस्य की कमेटी बनी है, उसमें से एक है मेरे साथ। मैं ज़्यादा इनको नहीं जानता, आपसे परिचय करवाऊंगा और पूछेंगे कि भाई आंदोलन की अब तक गति क्या है और भविष्य क्या दिखता है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम बलदेव सिंह सिरसा, जो कि मेरी एक NGO है, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, जो हम पहले पंजाब में 32 किसान संगठन इकट्ठे हुए थे, उनमें से एक हूँ। उसके बाद हमने संयुक्त मोर्चा बना दिया जो 40 मेंबर है, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। आप बलजीत सिंह सिरसा नाम है आपका? बलदेव सिंह सिरसा जी। आप पंजाब से हैं? हाँ जी। तो सिरसा क्यों लगा जी? ये भी एक आता है क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है पूरी उम्र बचपन से लेकर, तो मैं करीब 50 साल गांव जगमलेरा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा में ही रहा। तो मैं जब पंजाब में चले गया तो मेरे को वो मेरी एक पहचान बन गई, सिरसा के नाम से पहचान बन गई। लेकिन आजकल मैं पंजाब हूँ, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का पूरा हिस्सा है जो बचपन से लेकर, वो उस वक्त तो ज्वाइंट पंजाब था, 1955 से लेकर 2000 तक जो 45 साल का अरसा है, मैं यहाँ पर ही हरियाणा में रहा हूँ। हरियाणा तो बाद में बना, ज्वाइंट पंजाब था। हमारे आप 40 मेंबर की कमेटी के मेंबर हैं, उसमें एक बार बता चलिए, भाई जी ने बताया मेरे को कि ये सबसे बुजुर्ग हैं, आपकी आयु है 80 साल के करीब। कितने दिन हो गए आपको आंदोलनकारियों के साथ या आंदोलन में शामिल हुए? कब से आप ये आम आदमी की या किसान की आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, जब हम चले थे ना पंजाब से, तो 26 को हमने आपके पुरानी शुरुआत से कब? जी। वैसे तो जब ये ऑर्डिनेंस आए 2020 जून में, 2020 में जून 2020 में ऑर्डिनेंस लाई सरकार, उससे लेकर हमने इनको मांग पत्र देने शुरू कर दिए, एजिटेशन शुरू कर दिया कि जो ये ऑर्डिनेंस लाए हैं ये किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हम उस वक्त आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन आस्ते आस्ते चलते रहे। लेकिन जिस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट में लाकर इनको एक कानून बना दिया, बिल पास करवा दिए, तो उस वक्त से हम लगातार चले हैं। जैसे कि हम पहले अक्टूबर में हम रेलवे ट्रैक पर आ गए, 1 अक्टूबर 2020 को हम रेलवे ट्रैक पर आ गए। उससे लगातार हम चलते आ रहे हैं। पहले रेलवे ट्रैक पर रहे 2 मिनट की, और उसके बाद 26 नवंबर को हमने दिल्ली में आना था, लेकिन मैं 25 नवंबर को दिल्ली अपना अमृतसर से अपने जत्थे को रवानगी देकर तो मैं दिल्ली पहुंच गया था। और उस वक्त हमारे साथ 26 नवंबर को हमने जो दिल्ली में प्रदर्शन करना था, वो हम जैसे कि श्री शिव कुमार कक्का जी, अमन विमल के मेरे साथ और बहुत सारे हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, हम दिल्ली में पहुंच गए थे। तो 26 नवंबर को हमने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया। मेरा कहने का मतलब है 25 नवंबर से लेकर आज तक मैं यहाँ पर ही। 40 लोग एक कमेटी के मेंबर हैं और 7 जो टॉप हैं, 7 लोग वो हैं। आपने पहले बताया हमारा संगठन था, फिर एक महासंगठन जो भी आपने बोला, इतने सारे नोड्स की, इतनी सारी एंटिटी, कितने सारे संगठनों की जरूरत क्यों है? किसान इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? सबकी मांगे वही हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए संगठन बने हैं कि किसानों की दिक्कतों को सॉल्व किया जाए। फिर भी यहाँ पर आकर, क्योंकि सरकार की तरफ से मांग उठती है, भी आप अपना नेता बताइए कौन है। हालांकि कहने वाली बात ये देखा जाए तो लोकतांत्रिक हिसाब से गलत भी है, लेकिन फिर उनका आर्ग्यूमेंट आता है, दलील आती है कि आपका एक नेता तो बताइए, जिससे बात करें वही नेता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
हमने ये फैसला किया था कि जब हम चले 32 इकट्ठे हुए, 32 ने फैसला किया कि बातचीत जो भी सरकार से होगी, मसला हल तो बातचीत से होगा, लेकिन हमने ये तय किया था कि एक आदमी को हम भेजेंगे नहीं, बातचीत होगी, इकट्ठे करेंगे, बोलेंगे 2 या 3 आदमी, बाकी आदमी बोलेंगे नहीं, बातचीत 2-3 आदमी करेंगे सरकार से, किसी से भी हो, किसी वक्त भी हो, लेकिन बाकी बोलेंगे नहीं, रहेंगे इकट्ठे। क्योंकि पहले जो हमारा जो तजर्बा है कि जो 2-3 आदमियों को मतलब के नियुक्त किया जाता है, उनको सारी पावर दी जाती है, तो उस वक्त वो कई गड़बड़ हो जाती है, तो वो पिछले तजर्बे से यही मतलब के फैसला किया कि बातचीत करते। एक छोटी सी घटना, मैं शिव कुमार कक्का जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो पहले मैंने बात की जो चडूनी जी वाला वाक़या हुआ था, तो उनका साफ करना भाई हमारे किसान एकता मोर्चे ने ये फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक आंदोलन चलता है। किसी का कोई व्यक्तित्व दिक्कत है, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है तो अपनी बाद में देखी जाएगी। तो ऐसा किसी और के साथ तो नहीं है कि हमारे लीडर के बीच में ही ना बन रही हो? नहीं, ऐसी देखिए, एक जो संयुक्त मोर्चा है ये एक परिवार है, तो परिवार के हम जब 5-6 आदमी होते हैं, कोई लड़के होते हैं, लड़की होते हैं, बहू आती है, तो 2 मियाँ आप होते हैं, तो 5-4 में भी यार कुछ ना कुछ तो फर्क तो पड़ जाता है ना, कई बार घर में चलते। तो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, इतने लाखों लोग आ रहे हैं, तो कई बार माड़ा मोटा को हो जाता है, ये तो परिवार का मसला, तो हमने बैठ के वो कर लिया था। पार्टिसिपेशन की बात चलेगी कि किसकी कितनी हिस्सेदारी रही 2021 के अंदर, जब भविष्य पढ़ेंगे हम। हरियाणा, पंजाब, यूपी 3 मुख्य राज्य हैं, चलो हम नाम लेते हैं, एमपी से भी हमारे आए हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान तक के सब जगह के लोग हैं, लेकिन मुख्य नाम आएगा पंजाब, हरियाणा और यूपी का। अगर फिर भी अगर बात की जाए, उसको भी आप ज़्यादा गहरा जाओगे तो पंजाब का नाम आता है। आपको कितना लगता है कि आंदोलन पंजाब का ज़्यादा आई? क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं आंदोलन के अंदर से, लोग खुद से सोचते हैं कि हरियाणा, यूपी इतने नहीं है, हम ये पंजाब का ही आंदोलन है। देखिए, कुछ ऐतिहासिक बातें होती हैं। पंजाब हरियाणा तो अलग अब बने हैं, पहले तो ज्वाइंट पंजाब था, एक पंजाब था। और पंजाब का ये इतिहास है कि जब हमारे पहले गुरु नानक देव की, इसका थोड़ा सा इतिहास से जोड़ना पड़ेगा। बताइए। गुरु नानक जी, जब गुरु नानक देव जी आए, जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस वक्त बाबर का राज था, तो वो बहुत अत्याचार और जुल्म होते थे मुगल हुकूमत। तो उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ एक आवाज उठाई, बाबर को जाबर कहा, उसकी फौज को पाप की जंग काबलों लेकर दाया, जोरी मांगे दान में लालो को संबोधन करके उन्होंने गुरबानी का एक शब्द रचा था। तो उन्होंने उसको भी कहा, तो क्या हुआ, गुरु नानक को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद हमारे समय समय 10 गुरु हैं, 10 गुरु साहबानों ने, जो 5वें गुरु आए, तो उन्होंने भी उस वक्त भी जो उस वक्त था जहांगीर बादशाह था मुस्लिम, तो उनको भी तसीहे देकर शहीद किया। उसके बाद 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर आए, तो उस वक्त जब औरंगजेब का राज था दिल्ली में, तो उन्होंने हिंदू धर्म को तलवार के जोर से मुस्लिम धर्म में वलीन कर रहा था, अपने में मिला रहा था। तो उस वक्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए और उन्होंने गुरु से बातचीत कही, उनसे निवेदन किया, फरियाद करी कि हमारा धर्म जा रहा है। तो गुरुजी ने उनको कहा कि आप ऐसे करो। उसके बाद बैठे थे तो गुरु गोविंद सिंह आ गए, उस वक्त तो वो बच्चे थे, गुरु नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, इनका धर्म जा रहा है। तो उसने गुरुजी ने गोविंद सिंह ने पूछा, गोविंद राय थे उस वक्त, भाई इसका हल क्या है? उन्होंने कहा अब किसी धर्मात्मा पुरुष की शहादत की जरूरत है, तब ये धर्म बच सकता है। तो उन्होंने क्या किया, गोविंद राय ने कहा कि आपसे बड़ा धर्मी कौन हो सकता है, आप दो इनके साथ। तो गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए कि यही मैं चाहता था कि संभालेगा सब कुछ। तो उस वक्त गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुगलिया उनको पंडितों को कह दिया कि आप उनको जाके बोल दो कि हमारे ऐसे ऐसे धर्म के गुरु हैं, आप उनको जेकर मुसलमान बना लोगे तो हम अपने बन जाएंगे। तो औरंगजेब ने सोचा इससे बड़ा तो कोई सौदा ही नहीं है, सस्ता सौदा नहीं, एक आदमी को बुलाना क्या होगा।
तो उन्होंने उस वक्त किया। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु तेग बहादुर से लेकर आज तक उन्होंने फिर क्या किया कि उनको शहीद होना पड़ा, शहादत दी, तो वो रुका। उस समय से लेकर उस बाद गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए, उस वक्त भी ऐसे ही था। और गुरु गोबिंद सिंह के चारों बच्चे, जो वो 2 तो जंग में मैदान में शहीद होते हैं, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो 7 साल और 9 साल की उम्र में वो नीहों में चले गए, आपको पता है, दीवारों में चले गए। मेरा कहने का उसके बाद समय समय जो सिख थे, सिख का नाम क्या है, सिख की परिभाषा है सिखते रहना। ये सिख कभी ये पूर्ण नहीं होता, सारी उम्र सिखता ही रहता है, लेकिन उसको बोले, लेकिन जुल्म के खिलाफ जो गुरु ने रास्ता बताया था हमारे उन्हें, वो उस रास्ते पर चलता आ रहा है। जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनी, उसके बाद अंग्रेज आए, जिसने भी जुल्म किया, और ये हमारे जो बड़े थे उन्होंने जुल्म के खिलाफ टकरा। आज क्या हुआ, आज जब मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि विरोधी जो कानून लाए, उन कानूनों के माध्यम से जब ये पता चला कि ये कानून क्या है, इससे लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये पता चला कि ये जो बड़े बड़े घराने हैं, अंबानी अडानी हैं, ऐसे लोगों को, सरमाएदार लोगों को, कारपोरेट घरानों को, सब इनके लिए मंडी है, जो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ये सब अनाज और सब्जियां, ये फल फ्रूट सब सस्ते भाव में खरीद कर स्टोर करके फिर लोगों को अपनी मर्जी के भाव देंगे। तो इस बात को लेने के इसके हल करने के लिए हमारे लोगों ने पंजाब से एजिटेशन शुरू कर दिया। और उसके बाद जब हम पंजाब में थे तो फिर उसके बाद सोचा कि ये अकेले पंजाब का नहीं, इसको पूरे देश का ये मसला है, आगे चले। उसके बाद हमने ये एक 27 अक्टूबर और 3 नवंबर को दिल्ली गुरुद्वारा खालसा में मीटिंग करी और संयुक्त मोर्चा होंद में आया। और उसके बाद हम 40 संगठन, ये 450 से ऊपर संगठन है जो 40 के होंद में आए। हमारा अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी किसान नेता हैं, सबसे ऊंचा नाम लिया जाए तो किसका आएगा आपके हिसाब से? हाँ जी, अगर किसान नेता है, हमारे राज्यपाल जी हैं, डल्लेवाल जी हैं, और कई सारे हैं जितने बड़े बड़े, सबसे ऊपर अगर किसी किसान नेता का नाम लिया जाए तो किसका नाम लेना पसंद करें? देखिए, जब हम चले थे, जो हमारे नेता जो चल रहे हैं, जो मतलब के जिन्होंने बड़े हैं, जिनके संगठन भी बड़े हैं, तो उनमें आप जानते ही हैं, जैसे बलबीर सिंह राजेवाल है, वो भी उम्र के हिसाब से मतलब तजर्बे है, वो भी है, उनके साथ संगठन भी है, जगजीत सिंह डल्लेवाल है, और ऐसे भी हैं, मतलब के ये नाम है। लेकिन इसमें ये जो 40 संगठन, जो 40 मेंबरी कमेटी है, जो हम 32 बने, उसमें बड़े और छोटे का कोई ब्यौरा नहीं है, बराबर है, सब बराबर। जो भी बात करेगा वो सबके करेंगे, लेकिन तजर्बे से, उम्र के हिसाब से। अब मेरी भी तो जैसे बलबीर सिंह राजेवाल है और मेरी तो उनकी एक उम्र है, हम इकट्ठे, मेरा 15/3/1942 का डेट ऑफ बर्थ है। और तो आपके सामने हमको बड़े छोटे की थोड़ी बात है कि हम सोएंगे, आपके सामने 2-2 बजे तक रात को हम घूमते हैं, आप देखते ही हैं। तो सब बड़े छोटे का नाम नहीं है, इसमें हम सब बराबर हैं और बराबर का सबको अधिकार है। हरियाणा कितना पार्टिसिपेशन है इसमें? हरियाणा कितना ज़रूरी है इस आंदोलन के लिए? हरियाणा, ये तो मेरे पास अब शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं हरियाणा का लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। उसका कारण है, जब हम पहले चले थे तो हमारा लक्ष्य था कि हम दिल्ली के पास, मतलब कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली में तो आपको पता कि बैरियर लगे थे। नौजवानों ने आगे चलकर वो बैरियर तोड़े और हरियाणा में आए। हरियाणा ने 26 नवंबर से लेकर हमारे को, मतलब के हथेलियों पर चंगा, हमारे जो पाँव हैं उनके नीचे हाथ की हथेली डाली, और जितना मान सम्मान दिया उसका हमारा पास शब्द नहीं है जिससे हम उनका जिक्र कर सकें। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद जब ये चलता चलता आंदोलन शिखर पर चला गया, लाखों लोग आ गए, और 26 नवंबर को जो झटका लगा वो झाट लगा। और उसके बाद जो सरकार का मतलब के एक
मतलब उनकी सोच नहीं थी, उनका एक साजिश थी सरकार की। जैसे पहले तो वो शरारती अनसर भेजती रही, गुप्त रूप से भेजती रही उसको। आपको पता कि मैंने कितने आदमी पकड़े, FIR भी थाना कुंडली में दर्ज है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारी जो साजिश है वो तो कामयाब नहीं हो रही, ये लोग कैसे इनको अपनाएं। उन्होंने 26 जनवरी को हमारे को बदनाम करते रहे, ये किसान नहीं है, ये कांग्रेसी हैं, अकाली हैं, आम पार्टी है, और हमारे को पाकिस्तानी बताया, कभी हमारे को खालिस्तानी बताया, और एक ही रट्टा लगाते रहे हमारे को बदनाम करने के लिए। ये किसान ही नहीं है। जब बातचीत होती उस वक्त किसान कहते थे, उसके आगे पीछे मीडिया के थ्रू हमारे को बदनाम करते थे। लेकिन 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ वो भी एक साजिश थी। लाल किला वो जगह है जिसके अंदर जब 26 जनवरी या 15 अगस्त के जो मनाए जाते हैं तो वहाँ 2-2 महीने तो पहले सुरक्षा लगाई जाती है, अंदर तो कीड़ी नहीं जा सकती। अरे भाई ये बताओ वो किले के दरवाजे कैसे खुले, किसने खोले? वो तो ठेकेदार रखा है। वो ठेकेदार जिसके पास उसकी जिम्मेवारी है उसने वो दरवाजे क्यों खोले? वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ क्यों गई? उसमें एक राज था, साजिश थी जो वो करना चाह रही थी सरकार। उसने सारा कर्म करा के वहाँ पर जो हुआ उसके जरिए बदनाम करने के लिए पे यहाँ तो खालिस्तान का झंडा निकल गया। हाँ, इस झंडे के ऊपर बात करता हूँ मैं। हाँ। वो निशान साहब का झंडा था जो लहराया गया वहाँ पर, उसको कितना सही मानते हैं? लाल किले के ऊपर निशान साहब का झंडा जाना। हालांकि देखिए, पगड़ी होती है सिर पे बांधी जाती है, जूते होते हैं पैरों में होते हैं, घड़ी बांधी जाती है हाथ पे, हर चीज़ की एक जगह होती है, वो वहीं अच्छी लगती है। हमारे हरियाणा के लोग देखिए सिख धर्म को इतना नहीं जानते हम, ठीक है, इसमें तो कोई नहीं है कि हम जानते नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि लाल किले के ऊपर वो झंडा क्या शोभा देता है। सुनिए, जो आपने ये बात करी है कि हमारे हरियाणा के नहीं जानते, वो आपको बताने के लिए मेरा ये फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है वो आपको करना है। वो बात दलील से मानने सुनने वाली है और समझने वाली है। जिसको भी कोई इस जो मैं बात करने जा रहा हूँ, किसी को भी शंका हो तो मैं बहस नहीं करूँगा। ये नहीं है कि मैं कह दूं कि ये बात जो मैं कह दी है ये ठीक है, वो हम चर्चा कर सकते हैं बैठ के। जैसे विचार से कुछ निकलता है, जब हम बहस करेंगे तो वहाँ से कुछ निकलेंगे, वहाँ से झगड़ा होता है। जो विचार करेंगे वहाँ से कुछ मिलता है। मेरे को आपसे कुछ मिलेगा, आपको मेरे से कुछ मिलेगा, तो आपसे मेरे को कुछ मिलेगा, एक दूसरे बात करें। ये जो जिसको ये झंडा बोलते हैं खालिस्तान का झंडा, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था। सबसे बड़ी बात, वहां पर तिरंगे का निरादर नहीं हुआ, तिरंगे का किसी ने निरादर नहीं किया, तिरंगा तो वहीं लगा था। ये जिसको खालिस्तान का झंडा कहकर इन्होंने मतलब के हमारे में खाना जंगी कराने के लिए, हिंदू और सिख का झगड़ा कराने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, उसके बारे में तो लोगों ने समझ लिया तो वो बचा लिया। इसलिए पहले तो कहा है, लेकिन 26 के बाद जो हमारे इन भाइयों ने जो हमारे पर आसान किया, ये पूरे देश की हमारी पूरी कौम और देश के लोग, पूरे संसार के लोग, जहाँ जहाँ भी सिख बैठा है, हम इनको सलूट करते हैं। हम चरणों के बताया नहीं वो सही था या गलत, मैं बताता हूँ। सुनिए, ये वो निशान साहब है, हम इसको निशान साहब बोलते हैं। ये वो निशान साहब है जो गुरु काल समय से, जो हमारे छठे गुरु हैं, छठे गुरु के समय आप अमृतसर जाओगे, जिसको शरण मंदिर बोलते हैं, दरबार साहब अमृतसर में सबसे पहले होता, वहाँ आपको 2 निशान साहब मिलेंगे। वो मीरी और पीरी के हैं, वो 2 निशान साहब लगे, छठे गुरु से लेकर चल रहे हैं, उनको हम निशान साहब बोलते हैं। वो हमारे धार्मिक चिन्ह है। ये लाल किला है जो जब हमारी 12 मिसलें थी बघेल सिंह आज, तो उस वक्त मुगलिया हुकूमत थी दिल्ली में, उन्होंने आक्रमण करके इस किले को उनसे छड़वाया और यहाँ पर यह केसरी निशान जुला, धार्मिक निशान जुला था। और अब भी जब ये वो फतेह दिवस उसको बोलते हैं, फतेह दिवस मनाते हैं, तो उस वक्त भी ये निशान साहब जुलता है। और अंदर गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारे के ऊपर भी वो निशान साहब जुलता है।
और वही निशान साहब जैसा वहाँ था। जब हमारी झांकियाँ निकलती हैं, सभी प्रदेशों की निकलती हैं, पंजाब की झांकी निकलती है, उस जो पंजाब की झांकी है उस एक गाड़ी चलती है, उस गाड़ी के चारों तरफ ऊपर झंडे लगे होते हैं, वो निशान साहब है, वही केसरी रंग का है। और जब हम जितने भी हमारे गुरुद्वारे देश विदेश में, उस पर भी वही है निशान साहब है। और यही निशान साहब जब हमारी आर्मी दूसरे से देश के साथ बॉर्डर पे लड़ाई लड़ती है, पाकिस्तान हो चाइना हो, उस वक्त भी ये निशान साहब आगे लगा होता है। उस वक्त एतराज क्यों नहीं कि ये केसरी निशान क्यों लगा है? उस वक्त तिरंगा भी लगा होता है हमारी आर्मी के पास, और ये केसरी भी होता है। जेकर उस वक्त केसरी लग सकता है, जेकर परेड में केसरी लग सकता है, जेकर फतेह दिवस में केसरी लग सकता है, ये समझाने की बात थी, लेकिन समझा नहीं पाई। आम लोगों को पता नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको भी पहले ये नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन सरकार ने हमारे में खाई डालने के लिए, हमारे भाई भाई को आपस में लड़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका नाम दे दिया। इसीलिए जब 26 जनवरी के लिए ट्राली आई थी, 27 को वापस गए, तो अम्बाड़े के पास ये झंडे जो लगे, केसरी झंडे जो लगे थे, तो इनको उतार के साड़ा गया, और भी कई जगहों पर साड़ा गया कि जब ये साड़ेंगे जो सिख लोग हैं ये भी उठेंगे। साड़े गए मतलब जलाना, अच्छा जलाना, ठीक है। जलाए गए। उस जलाने से भी ये हमारा धार्मिक चिन्ह जलाया गया, हमारी भावनाएं भड़केंगी, तो ये आपस में झगड़ा होगा। उसके बाद एक जगह हुआ, दूसरी पर जगह होगा कि सिखों ने हिंदुओं को कत्ल कर दिया, कहीं जहाँ होगा भड़काने वाली बात, भड़काने वाली, तो हिंदुओं ने सिखों को कत्ल कर दिया, सिखों ने हिंदुओं को कत्ल कर दिया। और वो मीडिया फिर आपको बोला था, उस दिन मैं स्टेज से 20 तारीख को बोला था कि ये जो हो रहा गलत हो रहा, मेरे को खबर आई थी। आप 27 तारीख की मेरी बात सुन सकते हैं कि भाई जो केसरी निशान ये हमारे उतरा के सड़ाए जा रहे हैं, हमारे कोई उस वक्त तक ये नहीं था। सो ये एक साजिश थी, लेकिन जो 27 जनवरी को होना था, 26 जनवरी का जो आगे जो प्लान था सरकार का, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि इन लोगों की, हिंदू भाईचारे की को जो पता चल गया कि सरकार ने तो ये प्लान बनाया हमारे को मतलब कि हमारी मांगे मानने की बजाय, जो सच की बात, और हमने तो अपना एक कर्तव्य निभाया था जो गुरु काल से चला था कि ये जुल्म हो रहा है मतलब कि सब पर। इसीलिए हमने पंजाब की बात से पंजाब से निकल कर हरियाणा में आए, हरियाणा से निकल कर पूरे देश का ये आंदोलन बनाया, और आज ये आंदोलन पूरे संसार के लोगों का बन गया। आप मानोगे कि ये बात सही है? इसीलिए जितने भी लोग आते हैं इनको ये हो गया कि हम तो ये चाहते थे। एक बात मैं और भी बता दूं, समय तो लगेगा लेकिन बात बहुत कीमती है। बताइए। 1947 में हमारे देश का बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। भारत के जितने प्रदेश थे उन्होंने अपनी अपनी समस्या को लेकर एजिटेशन किए। इसी तरह पंजाब भी समय समय एजिटेशन किए, और पंजाब के हर एजिटेशन को फेल करने के लिए हिंसक रूप दिया गया, जिसकी बाद में कभी कहोगे तो मैं घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे आपको सारे उसका विश्लेषण कर सकता हूँ, सब एक एक पॉइंट बता सकता हूँ कब कब क्या किया। लेकिन हर एजिटेशन को फेल करने के लिए समय समय के केंद्रीय सरकारों ने उसको हिंसक रूप दिया। ये बैठे अभिमन्यु जी, शिव कुमार कक्का जी हैं, जितने हमारा संयुक्त मोर्चा बना उससे पहले मीटिंग हुई तो मैंने ये की बात कही थी कि जितने भी, और उसके बाद जब हमारी वकीलों से बात हुई, जैसे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के, और उसके बाद हम दुष्यंत दवे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के है जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके घर हमारी मीटिंग हुई, HS फूलका जी ने करवाई, तो चंडूनी जी भी हमारे साथ थे। तो मैंने उनको भी कहा, ये सबके साथ मेरी बात हुई कि
जो मैं पहले बताई है कि 1947 से लेकर जब जब भी हमने एजिटेशन पंजाब ने किया तो उसको फेल करने के लिए हिंसक रूप दिया। तो मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये वाला जो एजिटेशन है इसको आप हिंसक होने से बचाइए। एक सवाल आता है, एक बड़ी जरूरी बात है इसमें। हाँ, करो। आंदोलन किसानों का है, हाँ, ना पंजाब का, ना हरियाणा का, बिल्कुल, ना हिंदू का, ना सिख का, ना, बिल्कुल नहीं। एक धार्मिक प्रतीक हाँ, जो झंडा निशान साहब का माना जाता है, मुझे उस चीज में ये गलत नहीं लगता कि वहाँ झंडा फहराया गया। हाँ, चलिए ठीक है, हाँ, मैं किसी और धर्म से हूँ, आप किसी और धर्म से हैं, अगर आपके धर्म का झंडा फहराता तो मेरे अंदर एक इंसान होने के नाते बात है कि अरे मेरा क्यों नहीं। हाँ, सबसे जरूरी झंडा है हमारे किसान आंदोलन का, किसानों का। सबसे पहला तो अगर वहाँ तिरंगा फहराया जाता तो बहुत अच्छी बात थी, दूसरा अगर वो किसानों का होता तो भी हो जाता। लेकिन इस झंडे की वजह से दिक्कत थोड़ी सी ये आई है, हालांकि हरियाणा बिल्कुल साथ खड़ा है, कि लोग ये मानने लगे कि भाई आपको धार्मिक प्रतीक वहाँ नहीं ले जाने चाहिए थे, ये किसानों के लिए आंदोलन है, ना ये पंजाब का, ना हरियाणा का, ना हिंदू का, ना सिख का, तो किसानों का है। किसान की क्या जात होती है, उसका तो धर्म है खेती करना, तो वो झंडा चल जाता उसमें। हालांकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, ये अपनी जगह पे सही है। अब एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। जो पहला आपने सवाल किया ना उसका जवाब लो। बताइए। सवाल बहुत है, मैं बहुत बड़ा सवाल आपने किया और इसका जवाब देना अति जरूरी है। ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब ये है, सही जवाब, कि उस दिन मैं मानता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए था। ये किसने करवाया, क्यों हुआ, ये एक सवाल है, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब सरकार से पूछना बनता है। लाल किले का दरवाजा क्यों खुला, ट्रैक्टर ट्रालियां बिना रुकावट के क्यों गई? सरकार इस एजिटेशन को फेल करना चाहती थी, उसके पास कोई बहाना नहीं था, वो हमारी खाना जंगी कराना चाहती थी, तो इसलिए ये सरकार का ही षड्यंत्र था। 27 तारीख को सिंगू बॉर्डर पे थे? 27 तारीख को सिंगू बॉर्डर पे थे आप? बिल्कुल। जिस दिन पथरावबाजी हुई, हाँ। उस दिन के बारे में बताइए, क्या था, कौन थे वो लोग? वो लोग आपको भी पता है? नहीं, मैं सच्चाई में जानना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति, मैं उस दिन यहाँ नहीं था। 28 को हुआ, वो 27 को नहीं हुआ, 28 को हुआ, वो 28 को हुआ। पहली बात तो ये है, वो जो हमारी दूसरी तरफ जो ये संयुक्त मोर्चा की स्टेज है, दूसरी तरफ जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जो स्टेज चल रही है, सतनाम सिंह पन्नू और सरवण सिंह पंधेर चला रहे हैं, उनकी स्टेज चल रही है। उनकी स्टेज के ऊपर मतलब के पथराव करने के लिए जो सरकार के, बीजेपी के, आरएसएस के, मैं उनको गुंडे कहूँगा, जो कि पुलिस की छत्रछाया में सरकार की प्लान जो 27 तारीख को 26 को होना था वो नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये तो हमारा प्लान तो कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने उन लोगों को भेजा और भेज के वहाँ पर पत्थरबाजी करवाई, और पत्थरबाजी कराने के बाद एक आदमी को पकड़ने लगे और पुलिस की छत्रछाया में आए और उसके बाद वो गए। और ये देखो, ये जो कंक्रीट की दीवार निकल रही है ये सरकार निकालती है, ये सरकार के काम है। अरे सरकार तो सड़कें खुलवाती है, यहाँ पर किल गड़ जा रही है। कहाँ खुद सरकार चलो होती है, सरकार का काम है सड़कें बनवाना, सरकार तो खोद भी देती है। जिस दिन 26 तारीख को आया था आपने गड्ढे नहीं देखे? खोदती भी है, दीवारें भी चिनवाती है, कीलें भी लगवाती है। आंदोलन है ये सब तो करेगी सरकार। अच्छा, ये नई बात आ गई। मेरी 78 साल की उम्र है, 80 बोल देते हैं। हाँ, 78 साल की उम्र है। 78 साल की उम्र में मैंने कितने एजिटेशन देखे होंगे आपको पता है ना? कितने एजिटेशन हुए। आप तो बहुत छोटी उम्र है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं और करने भी चाहिए, और लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ना तो ऐसा एजिटेशन देखा है और ना सरकार की जो इस तरह की करतूत है, ऐसी करतूत भी नहीं देखी। ये सवाल पूछने का मेरा तात्पर्य यही था कि कुछ लोग जो आंदोलन का मतलब नहीं समझते, आंदोलन होता क्यों है,
कैसे होता है, उनके लिए ये पूछना था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। आंदोलन में ये चीज़ें नहीं होती। इंसान का, एक भारत का नागरिक होने के नाते जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, वो उन्हें अधिकार मिलते हैं राइट टू प्रोटेस्ट का, कि वो धरना कर सकते हैं। अब जिस सरकार को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का डेवलप करवाया जाए, इस देश में प्रगति आए, रोड बनवाए जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो चीज़ें नेगेटिव चल रही है। अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा सरकार की, रोड को खुदवा दिया गया। पंजाब की बात आती है, पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था। आपके जो बॉर्डर थे हरियाणा से लगते हुए, वहाँ भी ऐसे थे बैरिकेडिंग वगैरह। बैरिकेड बहुत मतलब कि जगह में लगे, लेकिन जो नौजवान थे उनमें जोश था। ये सब कीलें लगाई गई, गड्ढे खुदवाए गए, दीवारें चिनवाई गई, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आंदोलन कमज़ोर होगा, मजबूत होगा, जोश घटेगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा? देखिए, गेंद होती है ना, गेंद को जितना दबाओगे ना वो उछलती है। इन्होंने जो 26 तारीख को जो मतलब घटनाक्रम जो करवाया, तो जब हरियाणा वाले को, यूपी वाले को, पूरे देश को, मैं नहीं कहूँगा हरियाणा का नाम मैं तब लेता हूँ क्योंकि हरियाणा के बीच में बैठे, और हरियाणा जेकर उस वक्त ना संभलता, जिस सरकार के बहकावे में आ जाता, तो फिर हमारी खाना जगह हो जाती, खून की नदियाँ बहती। 1984 से कई गुना ज़्यादा ये नुकसान होता, और हम ऐसे बैठ नहीं सकते जैसे आज बैठे हैं। और यूपी का नाम भी आता है क्योंकि साथ में लगता है, राजस्थान का, उसके बाद दूसरी स्टेट। पूरे भारत के हिंदू भाईचारे ने इस बात को समझा और शांत रहे, और शांत मई को रखते हुए शांत चलता हुआ ये आंदोलन चला। और ये जो किले गाड़ रहे हैं, ये जो कंक्रीट की दीवार निकाल रहे हैं, ये पूरे संसार में इनकी खिल्ली उड़ रही है। और लोग अब क्या है, ये आंदोलन और बढ़ेगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि सरकार अभी ये रुकी नहीं है यहाँ पर, अब भी कोई ना कोई ऐसे, इससे भी आगे जाकर ये कोई नीच काम करके कोई ना कोई और भी गड़बड़ी करा सकती है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? है, हम तैयार हैं, किसान तैयार हैं उस चीज़ के लिए। देखिए, हम तो ये देखो, हम बैठे हैं ना, हम तो तैयारी बैठे हैं, तैयारी हमारी कुछ जंग करने की नहीं है। हम तो सब्र से काम करेंगे। सरकार जबर कर रही है, हम सब्र, लेकिन उसके ये कैसे कैसे कर सकते हैं। जाट आंदोलन को फिर किया, क्या क्या किया वहाँ पर, उस तरह की जो कि मैंने लड़के पकड़े, उन लड़कों ने सब कुछ बताया कि ये ऐसे कर सकते हैं, ट्रालियों में आग लगा सकते हैं, बम ब्लास्ट कर सकते हैं, यहाँ पर औरतें को भी मतलब कि गलत काम कर सकते हैं, ये कोई भी नीच से नीच काम कर सकते हैं। इसको खदेड़ने के लिए ये आपड़ा दबड़ी मचाएंगे। यहाँ पर एक पैर कर दिया वहाँ पर, तो लोग भागेंगे, तो वहाँ आदमी हो गए आगे आगे आगे, तो उसके बाद क्या होगा, 4 आदमी इससे निकल गए, आग लगा दी, आग लगा दी। एक आधी जगह ऐसा कर दिया तो भगदड़ मचेगी। ये ऐसे ऐसे प्लान कर सकते हैं। जो लड़के, जो आदमी हमने पकड़े, उनके माध्यम से हमारे को पता चला था, मैं उस दिन से कूक रहा हूँ कि ये हो सकता है, जो मैं कहता रहा वो हो रहा है। अब आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन एक बात जरूर है, हम और तुम, जो भी जीव जंतु, ये जो मतलब के हरियाली है, ये सब पहाड़ है, समुंदर है, पानी है, ये किसने बनाया? वो एक शक्ति है जिसने बनाई। इस आंदोलन को आदमी नहीं चला रहा, कोई संस्था नहीं चला रही। इस आंदोलन को वो ही चला रहा है जिसने ये सृष्टि पैदा की। हमें भरोसा है उस पर भाई, आज तक सरकार की जितनी भी साजिशें थी वो कामयाब किसी में नहीं हुए, तो आगे भी हमें भरोसा है कि हम ये जैसे कृष्ण भाई जी, दैया साहब, जिन लोगों का इसका यार इतिहास है, ये वो लोग हैं जब गुरु तेग बहादुर पातशाह का शीश काटा गया था, तो भाई जैता जी दिल्ली से लेकर अनंतपुर को जा रहे थे, तो जो ये बड़ खालसा का नाम पहले गढ़ी था, गढ़ी के रहने वाले इन्हीं गोद के, दैया गोद के खुशहाल सिंह, जब फौजें जो मुगलिया हुकूमत उसकी फौज पीछे लगी थी, उनको पता चला कि शीश कहना है, तो वो शीश के पीछे पीछे आ रहे थे। तो चौधरी खुशहाल सिंह जी, उस वक्त उनकी 85 साल की उम्र थी, उनको पता चला, भाई दत्ता जी ने बताया कि ये बात है, मैं ये गुरु जी का शीशे लेके आ रहा हूँ और मैं गोविंद राय के पास अनंतपुर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे मुगलिया फौज लगी है। तो उन्होंने
खुशहाल सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, कहा कि बेटा ये गुरुजी का शीश है, इनका निरादर नहीं होना चाहिए, आप ऐसे करो मेरा शीश काटो और मेरा सिर उनको दे देना। कोई वहाँ पर फोटो फाटो तो होती नहीं थी, क्या पता था कि ये गुरुजी हैं क्या है। उन्होंने अपना शीश कटवाया और भाई जहता जी को गुरुजी के पास वो शीश भेजने के लिए गए। ये वो लोग हैं, ये इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारे वो भाई जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के जेकर गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए उस वक्त जाल मुगल थे, उन्होंने ये काम किया। तो फिर हमारे दैया गोद के उनके ये वारिस से खुशहाल सिंह के, तो उन्होंने ये काम किया, आज ये हमारे आगे होके बैठे। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे को दो नहीं कर सके, पहले जो हो गया सो हो गया, अब बच्चा बच्चा समझ चुका है। सिंघू बॉर्डर से ये सुना आपने, सिरसा साहब के विचार सुने। जो आंदोलन 26 तारीख से पहले, जिसे पूरी अथेंटिसिटी नहीं मिल रही थी कि भाई किसका आंदोलन है, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई नॉर्थ इंडिया, कभी कोई 100 तरह के एलिगेशन लगी, लेकिन वो आंदोलन आज 26 तारीख के बाद, जो 11 फरवरी की हम बात करते हैं, तो आज के दिन वो आंदोलन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। चाहे बड़े बड़े सिंगर की बात की जाती है, किसी आर्टिस्ट की बात की जाती है, बहुत बड़े डिप्लोमेट है जो दुनिया के, उनकी बात की जाती है, तो पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। ये जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लोग हैं, ये आंदोलन के लिए करीब 78 दिन हो गए आज 78 दिन हो गए, 78 दिन से यहाँ बैठे हैं। आपको लगता होगा भाई कभी आए भी हो गया, आप नहीं आए तो एक बार आके देखिए तो आंदोलन होता क्या है। सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं पता चलेगा कि आंदोलन होता क्या है, उसकी असली ऊर्जा कहाँ से आती है। तो आंदोलन चल रहा है, 80 दिन होने वाले हैं, 3 महीने भी होंगे, सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, मैं ले लूँगा। 3 महीने हो चुके हैं, कोई ऐसा अब तक कोई ऐसी बात नहीं आई है सरकार की तरफ से कि इसको जल्दी से जल्दी किसी तरह से निपटाया जाए। इनकी जो मांगे हैं किसानों की, वो मानी जाएंगी। सरकार है, सरकार झुकेगी या किसान झुकेंगे, 2 तरह की बातों में झूल रहा है आंदोलन। अब 150, अब इनका आंकड़ा है जो वो 200 से ज़्यादा किसानों का है कि वो शहीद हो चुके हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। 26 जनवरी वाली घटना घटती है, 26 जनवरी के बाद जो पुलिसकर्मी घायल होता है उससे गृह मंत्री मिलने जाते हैं। उसी घटना के दौरान एक किसान है, एक नौजवान था लड़का 23 साल का, वो गुजरता है। इकलौता लड़का था, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। चलिए है, ये कोई पहली सरकार तो है नहीं इस देश की, 75 साल हो चुके हैं, बहुत सारी सरकारें देखी हैं, ये एक और सरकार है, इसका नया रूप देखने को मिल रहा है। अब किसानों का कहना है कि आज नहीं मानेंगे तो 2024 तक हम बैठने को तैयार हैं। 2024 का मतलब है लोकसभा के जो चुनाव होने, ये चाहते हैं कि हम नेता ही बदल देंगे। चलिए, कभी आगे कभी पीछे ये जो आंदोलन है इसकी गतिविधियाँ ऐसी चलती रहती हैं। आपने सिरसा साहब से सुना, हाँ जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने शांत में शुरू किया था, शांत में चला और आगे भी शांत में चलेगा। ये संघर्ष इस मंजिल पर जो स्टेज पर पहुंचा है, ये शांतमय से ही चला। सबसे बड़ी बात ये, सिरसा साहब की बातें सुनी आपने, इनकी बातों से कितना आप ये मानते हैं कि सही कह रहे हैं? कुछ कमी लगी तो वो भी बताइएगा, इनसे फिर से बात करेंगे, आपका पूरा अधिकार है। ये भी जैसे कि इनका खुद का कहना है कि विचार होता रहना चाहिए, वार्ता होती रहनी चाहिए, बहस की बात नहीं आती। हो सकता है आप गलत, हो सकता है मैं गलत, हो सीखने को तो मिलेगा। तो किसान नेता से आप मिले, अपने विचार जरूर रखिएगा। एक बार आपसे बात कर लेते हैं, आप बोल रहे थे कुछ, बताइए। भाई मैं चांद पहलवान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 21 तारीख को 36 बिरादरी किसान महापंचायत खरगोदा अनाज मंडी में होनी है, जो संयुक्त मोर्चे के नीचे होगी। पूरे संयुक्त मोर्चे को इन्वाइट किया और पूरे हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत के किसान मजदूर व्यापारी को भाई हमारी अपील है, खरगोदा अनाज मंडी में सुबह 10 बजे पहुँचे और अपने किसान भाइयों के विचार सुने। और खरगोदा अनाज मंडी, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। 21 फरवरी को खरगोदा में एक महापंचायत होने वाली है। बहुत सारी महापंचायतें देखी आपने, खरगोदा अनाज मंडी के अंदर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हमारे
जो बड़े बड़े सभी किसान नेता वहाँ आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी रणनीति बताएंगे और बताएंगे कि ये आंदोलन कैसे चल रहा है और आगे जिस तरह की मदद वो लोगों से चाहते हैं अपनी बात रखेंगे। तो आपसे अनुरोध है किस तारीख को खरखोदा अनाज मंडी पहुँचिएगा और हमारे किसान आंदोलन को, किसानों का साथ दीजिएगा। धन्यवाद।